हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दासिस एक्सप्रेस। क्या हाल चाल है आप सबके। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने टॉपर सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो था उसका हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 2 उसके बाद 5 6 सॉरी 5 नहीं 6 7 7 का जो है इसमें से पार्ट 1 पार्ट 2 दो कंप्लीट कर लिया। अब ये है पार्ट 3 और ये रहेगा लास्ट चैप्टर हमारा, मतलब कि चैप्टर 7 का लास्ट पार्ट रहेगा ये। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि है हमारा यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस। मतलब हम लोगों ने ईमेल के बारे में पढ़ लिया, सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ई गवर्नेंस सर्विस के बारे में, जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, पासपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ई हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें होता ये है ना कि सरकार की आम नागरिकों के लिए, जितने भी सरकार के आम नागरिक हैं उनकी जो है उपलब्ध सुविधा को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। मतलब कि आप ऐसा समझो, सरकार जितने भी सुविधा इंटरनेट के थ्रू से आम नागरिकों को पहुंचाती है ना, उसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंडर गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है। इसके अंडर में जो है गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना जो है 1970 में की थी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना जो है 1977 में की थी। आज इंडियन गवर्नमेंट और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों के पास सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। मतलब कि अभी के टाइम पे ना इंडियन गवर्नमेंट जो है और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के सरकार जो है वो आम जनता को ना इंटरनेट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराती है। कौन कौन सी सुविधाएं? बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद जीएसटी से संबंधित ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ट्रेन, बस, एयरप्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारे के बिल भी ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इस तरह करके आप यहाँ से देख सकते हो कि ई गवर्नेंस के अंदर क्या क्या सर्विसेज आती हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, इन सबको आप ऑनलाइन बना सकते हो या फिर ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये सारा जो है हमारा ई गवर्नेंस के अंदर सारी सर्विसेज आती है। अब हम लोग बात करेंगे ई गवर्नेंस के टाइप के बारे में। जैसे हम लोगों ने जो था ई कॉमर्स में हम लोगों ने उसके भी टाइप पढ़े थे, 6 टाइप थे। B2B, B2C, C2B, ये सारे। उसी तरह से यहाँ पे जो है ना ई गवर्नेंस के भी टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 4 टाइप हैं यहाँ पे, 4 टाइप है। तो पहला टाइप है हमारा G2G, मतलब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहाँ इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान जो है ना गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट के बीच या फिर अदर गवर्नमेंट के बीच जो भी हमारा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है वो G2G कहलाता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मतलब कि हमारा इंडिया, मतलब कि जो नरेंद्र मोदी है वो हमारे जितने स्टेट है ना इंडिया के, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ शेयर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसके माध्यम से नागरिक गवर्नमेंट के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। मतलब कि जो हम जैसे लोग हैं, आम जनता जो है ना, वो गवर्नमेंट जो सरकार है उसके साथ ऐसे ही मतलब कि सीधे जुड़ सकते हैं। 1 to 1 ऐसा समझो, 1 to 1 बात कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हम। और इसमें अपनी बात जो है ना गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के थ्रू से जितनी भी सेवाएं दी जाती है उसको हम आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं G2C में, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन में। उसके बाद है हमारा G2B, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या होता है? ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को जो है गवर्नमेंट के साथ सिंपल तरीके से बातचीत करने में हेल्प करता है। बिजनेस क्लास को जो है ना गवर्नमेंट के साथ सिंपल तरीके से बातचीत करने में मदद करता है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसका उद्देश्य जो है ना वो बिजनेस के माहौल और गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते समय
स्पष्टता स्थापित करना है। उसके बाद है हमारा G2E, मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में क्या होता है, यह गवर्नमेंट और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेज़ी से कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करता है। मतलब कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट एम्प्लॉय जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं G2E में। तो ये थे 4 टाइप ई गवर्नेंस के। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम बात करेंगे ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है रेलवे रिजर्वेशन में कैसे काम करती है। तो जो है हमारा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको हम IRCTC भी इसके नाम से भी जानते हैं, तो शुरुआत जो है ना इसका 27 सितंबर 1999 को हुआ था और ये जो है 3 अगस्त 2002 को पूरी तरह से परिचालन में आया था। मतलब ये स्टार्ट जो हुआ था 1999 में हुआ था, लेकिन इसको जो बोलते हैं उसको फेमस जो हुआ, जो ये काम में आया, वो 2002 में आया। ठीक है। IRCTC ने भारतीय रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IRCTC जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय रेलवे के विकास में। IRCTC पर आप जो है ई टिकटिंग सर्विस स्टार्ट होने पर पहले दिन पूरे देश में केवल 27 टिकट बुक किए गए थे। जिस दिन ये IRCTC में जिस दिन मतलब कि आप टिकट बुक करना स्टार्ट हुआ था पहला दिन, उस दिन पूरा देश भर में जो है ना, पूरे देश में वो 27 टिकट ही बुक किया गया था। IRCTC के माध्यम से इंडियन रेलवे के ई टिकट बुक करने के लिए www.irctc.co.in या फिर IRCTC ऐप जो है उसके ज़रिए से, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आप टिकट को बुक कर सकते हो। IRCTC पर जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कई तरीके भी उपलब्ध है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, वैलेट से, नेट बैंकिंग से। उसके बाद देख लेते हैं आगे। 1 नवंबर 2014 से जो है रेल मंत्रालय द्वारा अनरिजर्व टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अनरिजर्व टिकट सिस्टम, जिसको UTS बोलते हैं, UTS ऐप को लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा जो है ना वो जनरल टिकट जो है या फिर आप सीजन टिकट को प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग की जा सकती है। UTS की मदद से आप क्या क्या बुक कर सकते हो, आप सीजन टिकट बुक कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हो, और इसमें जो होता है अनरिजर्व जो जनरल टिकट होता है उसको भी आप बुक कर सकते हो UTS के ऐप के मदद से। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे है हमारा पासपोर्ट से रिलेटेड। पासपोर्ट जो है ना वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसका यूज़ जो है विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो ना तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। पासपोर्ट को जिस देश में व्यक्ति रहता है उसके द्वारा बनाया जाता है। पासपोर्ट जैसे कि हम इंडिया में रहने ना, तो इंडिया के द्वारा ही पासपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है। यह पासपोर्ट विदेश यात्रा के वक्त व्यक्ति की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है। और ये जो है ना पासपोर्ट, जब भी हम अपने कंट्री से बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उस समय जो है ना हमारा, जैसे कि मैं अभी कहीं पे जा रहा हूँ घूमने, मान लो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो हम वहाँ पे पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें मेरा जो है, उसमें मेरी पहचान और मैं कहाँ से आया हूँ उसकी डिटेल वहाँ से पता चलता है पासपोर्ट से। एक पासपोर्ट में पर्सन का नाम, पासपोर्ट में क्या होता है, पर्सन का नाम जिसका पासपोर्ट है, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका फ़ोटो और उसका सिग्नेचर होता है। इसके अलावा पासपोर्ट में पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए और भी इंफॉर्मेशन होती है। विदेश मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देश भर में 36 पासपोर्ट ऑफिस और 424 जो है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसको POPSK, और विदेश में जो है 190 इंडियन मिशन नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी करने के लिए सर्विस उपलब्ध कराते हैं। पासपोर्ट का आवेदन जो है आप ऑनलाइन विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से https://portal2.passportindia.gov.in/app-online-project/welcome लिंक से कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया हुआ है ना, इसके थ्रू से आप जो है इस वेबसाइट के थ्रू से आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जो है पासपोर्ट ऑफिस में ही जाके अप्लाई करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ई हॉस्पिटल, जिसको ORS, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस, ORS का फुल फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो ई हॉस्पिटल जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस सिस्टम, ये एक जो है ना ऑनलाइन पोर्टल है
जिसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 में हुआ था। ओआरएस पोर्टल के माध्यम से जो है ना वो नागरिक, आम नागरिक जो है इंडिया के विभिन्न राज्यों और केंद्रों के अस्पताल में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन अपना नंबर लगा सकते हो, आप ऐसा समझो। आप इस सर्विस के माध्यम से ओपीडी मतलब कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बुकिंग, लैब रिपोर्ट और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ब्लड की एबिलिटी की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो आप इसके मदद से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब बात कर लेते हैं हम एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप। उमंग ऐप का यूज़ करके आप कैसे ई गवर्नेंस साइट्स को एक्सेस कर सकते हो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उमंग ऐप जो है ये एक मोबाइल ऐप है जिसे डिजिटल इंडिया के तहत जो है ना भारत में ई गवर्नेंस चलाने के लिए बनाया गया था। भारत में जितने भी ई गवर्नेंस साइट हैं उसको चलाने के लिए उमंग ऐप बनाया गया था। उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको MEITY, एवं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जिसको NEGD द्वारा विकसित किया गया था। उमंग का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप जो है 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है। उमंग ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज़ कई ई गवर्नेंस सर्विस जैसे कि आधार सेवा, भारत गैस, डिजी लॉकर, पासपोर्ट सेवा आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, उमंग सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन जो है वेब IVR, जिसको IVR का फुल फॉर्म इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, और SMS जैसे कई चैनलों पर उपलब्ध कराई गई है, जिसे स्मार्टफोन, फ्यूचर फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। वर्तमान में उमंग ऐप जो है वो 623 सर्विस, 116 डिपार्टमेंट और 23 स्टेट को ऐड किया गया है। इसमें उमंग ऐप में जो है क्या है 623 सर्विसेज, मतलब कि गवर्नमेंट की जो है वो 623 सर्विस इसमें ऐड की गई है, 116 डिपार्टमेंट है और 23 स्टेट को भी ऐड किया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उमंग ऐप कैसे यूज़ करते हो और उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद डिजी लॉकर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। डिजी लॉकर जो है एक ऑनलाइन सर्विस है। इसे जो है ना वो 2015 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय इंडियन गवर्नमेंट द्वारा विकसित की गई थी। इसको जो है इंडियन गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया पहल के तहत डेवलप किया गया था। इसको जो है ना इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके डिजिटल इंडिया के पहल में इसको डेवलप किया गया था। डिजी लॉकर एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज है जहां प्रत्येक इंडियन सिटीजन अपने सर्टिफिकेट्स को डिजिटल डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर कर सकता है। आप इसको ऐसे समझ लो, डिजी लॉकर को या फिर डिजिटल लॉकर को ऐसे समझो, आपका कोई लॉकर रहता है ना बैंक में, जहाँ पे आप कोई भी फाइल रख सकते हो, उसका एक्सेस आपके पास होता है। तो वैसे ही जो है डिजी लॉकर जो या फिर डिजिटल लॉकर है, उसमें आप अपने सर्टिफिकेट को स्टोर कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू से जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलती है वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है। जैसे कि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर इसमें स्कैन करके आप कॉपी को अपलोड करते हैं, उसको भी आप रख सकते हो। अकाउंट में जो है ना 1 GB स्टोरेज दिया जाता है, और फाइल साइज़ जो है 10 MB, और फाइल टाइप PDF, JPG, PNG, इस सारे फाइल टाइप आप इसमें अपलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर का यूज करने के लिए यूज़र के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। आधार कार्ड से डिजी लॉकर बनाया जाता है। डिजी लॉकर को साइन अप करने के लिए आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। OTP भेजने के बाद जो है वन टाइम पासवर्ड OTP का फुल फॉर्म जो होता है वो डालना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र ID, अपना पासवर्ड और यूज़र और अपना पासवर्ड जो है सेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया ईमेल के बारे में। हमारा चैप्टर 7 जो है ना, चैप्टर 7 में हम लोग जो है वो ईमेल के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े ई कॉमर्स के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग ई गवर्नेंस के बारे में पढ़े, और इसी के ई कॉमर्स के साथ साथ हम सोशल नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़े थे। तो चैप्टर 7 में हम ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में और ई गवर्नेंस के बारे में, इतना ही था हमारे चैप्टर 7 में। और चैप्टर 7 को हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है पूरा तरीके से कंप्लीट, और 3 पार्ट में इसको कंप्लीट किया हम लोगों ने। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। चैप्टर 7 को हम 3 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। 3 पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया चैप्टर 7 को। और पहला पार्ट जो है उसमें हम लोगों ने
बताया है ईमेल के बारे में। दूसरा पार्ट में हम लोगों ने बताया है सोशल नेटवर्किंग और जो था ई कॉमर्स उसके बारे में। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने, जैसे कि आज के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा ई गवर्नेंस के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, चैप्टर 7 पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।